एंड हाय एवरीवन 90s व्हाट वी विल डू टुडे। हम क्या करने वाले हैं आज हम लोग एक ऐसी फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे जिस फोर्स की वजह से मैं आज इस फ्लोर पे रुका हुआ हूं। शायद इसी वजह से अर्थ के ऊपर हम लोग सरवाइव कर पाते हैं। अर्थ के ऊपर हम लोग एक फोर्स है जिसकी वजह से अट्रैक्टेड है। और आपने शायद सुना हो कि एक सोलर सिस्टम होता है। व्हाट इज सोलर सिस्टम? सुना होगा 9th क्लास में, मॉडल्स ही बनाए होंगे। बीच में सन 9 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। कभी सोचा है कि वो 9 प्लैनेट्स उसी ऑर्बिट में क्यों रिवॉल्व करते हैं? कभी सोचा है कि सन के आसपास अर्थ क्यों रिवॉल्व करता है? अर्थ के आसपास मून क्यों रिवॉल्व करता है? हैव यू एवर थिंक अबाउट इट? इफ नॉट तो आज सीखेंगे। आज सोचने पर एक मन में आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है। व्हाट विल टॉक? विल टॉक अबाउट फोर्स। एक फोर्स के बारे में बात करेंगे हम और आप। मैं कौन हूं? आप कहोगे राजू भैया हो? नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स, एज पर फिजिक्स, ईच एंड एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। हर चीज को आप एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, एक बॉडी कंसीडर करते हैं। यहां पर बॉडी शरीर को नहीं कहा गया है, हेयर बॉडी कहा गया फिजिक्स की लैंग्वेज में। फिजिक्स की लैंग्वेज में हम बॉडी रेफर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेफर कर रहे हैं। सन एक बॉडी है, अर्थ एक बॉडी है, मैं एक बॉडी हूं, मोबाइल एक बॉडी है, टेबल, चेयर, अलमीरा, ईच एंड एवरीथिंग इज अ बॉडी एज पर लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। और इन ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट है या बॉडी है। अब इस यूनिवर्स में कितनी बॉडीज हैं? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर अपने आसपास देखोगे तो हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट दिखेगा। चेयर दिखेगा, पेन, मार्कर, मोबाइल, चार्जर, फैन, वॉल, एसी, बहुत चीजें दिखेंगी। अनकाउंटेबल थिंग्स दिखेंगी। लेकिन एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, द नेम इज नहीं, वॉज, क्योंकि चले गए वो। नेम वॉज इसाक न्यूटन। यस, न्यूटन के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूटन क्या कहते थे? न्यूटन कहते थे अगर यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडीज है, if there are two bodies, say there are two bodies। अब ये बॉडी सर्कुलर भी मैंने सर्कुलर शेप में ली है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि सर्कुलर शेप की हो। there are two bodies, say A and B। मान लेते हैं दो बॉडीज है, एक A और एक B। अब ऑब्वियस है कि हर बॉडी का यूनिवर्स के अंदर अपना एक मास होता है। मास समझते हैं? एक बॉडी के अंदर कितना मैटर है वो उसका मास होता है। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे अभी हम। तो कोई भी यूनिवर्स में अगर दो ऑब्जेक्ट है, इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ऑब्वियस है ए का कुछ मास होगा, से m1, बी का ऑब्वियस है कुछ मास होगा, से m2। दो बॉडीज है, दोनों के अपने अपने इंडिविजुअल मास है। अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूं तो मैं कैसे बोलूंगा? व्हाट आई हैव कंसीडर्ड टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मासेस m1 and m2 respectively। Do you know the meaning of respectively? Respectively मतलब sequentially। A का मास m1, B का मास m2। अगर मैं दो बॉडीज की बात कर रहा हूं, obviously they are lying at some distance apart from each other। अब दोनों की दोनों बॉडीज कुछ डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं, से D, से R, whatever be the distance। इस समय मैं यहां पर हूं, आप कहां पर है? अपने घर पर है। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है ना? कोई बच्चा कहाँ बैठा है? DLF, कोई दिलशाद गार्डन, है ना? तो आप अपने ऑब्जेक्ट, आप क्या है? ऑब्जेक्ट। मैं क्या हूं यहां पर? ऑब्जेक्ट। अगर मैं हम दोनों ऑब्जेक्ट्स की बात करूं तो मेरा एक इंडिविजुअल अपना मास है m1, से m1, आपका अपना मास है से m2, और मेरे और आपके बीच में डिस्टेंस है से D और R और X। दैट डजंट मैटर कि आप क्या अल्फाबेट से लेट कर रहे हैं। तो इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है। इन दिस यूनिवर्स ईच एंड एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी। इस समय मैं मोबाइल कैमरा में देखकर आपके साथ आपसे बात कर रहा हूं। ये मोबाइल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। मैं कौन हूं? एक ऑब्जेक्ट है। ये मोबाइल मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और मैं मोबाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं। इन दिस यूनिवर्स every object, each and every object attracts another body, attracts another object।
एक ऑब्जेक्ट, ये मार्कर एक, ये मार्कर दो, दोनों मार्कर दो ऑब्जेक्ट्स है, इसका मास m1, इसका मास m2, बोथ आर अप्लाइंग force of attraction towards each other, and this force is called force of gravitation. This force is called force of gravitation. What is force of gravitation? What is gravitation? In this universe, each and every body attracts another body with a force, and this force is called ग्रेविटेशनल फोर्स. अब मैं आपको ट्रैक कर रहा हूं, हाँ जी, आप मुझे ट्रैक कर रहे हो, हाँ जी, क्या मैं अर्थ को ट्रैक कर रहा हूं, हाँ जी, क्या अर्थ मुझे ट्रैक कर रही है, हाँ जी. किस फोर्स से? नाम जानते हो आप उस फोर्स का? यस, यू आर राइट, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. पर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हर बार इक्विवेलेंट होती है? अगर ये दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है तो ये और ये के बीच में, इस मार्कर और इस मार्कर के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, क्या उतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेरे और इस मोबाइल के बीच में भी है, मेरे और अर्थ के बीच में भी है, या अर्थ और मून के बीच में भी है, क्या मून और सन के बीच में भी है? क्वेश्चन माइंड में आया होगा. क्या ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी, क्या इक्विवेलेंट होती है हर जगह, या कुछ बातों पे डिपेंड करती है? क्या कोई ऐसा फैक्टर है जिस पर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड करता है? मतलब शायद आपको थोड़ा थोड़ा एक माइंड में फ्लैशबैक जाएगा. डिपेंड, जब बात कभी भी कभी भी अगर बात डिपेंड की आती है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर कभी भी बात आती है कि एक फिजिकल क्वांटिटी ए दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बी पर डिपेंड है, तो ऑलवेज रिमेंबर डिपेंड कैन बी ऑफ टू टाइप्स. हमेशा याद रखें आप कि डिपेंड आपके पास दो तरह का हो सकता है. कैसे? जैसे कि सिमिलरली एक एग्जांपल रियल लाइफ से लेते हैं. आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, वैसे करते हैं. प्रिपरेशन जितना ज्यादा अच्छा होगा, जितना ज्यादा होगा, उतने मार्क्स कम आएंगे? नहीं, ज्यादा आएंगे. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हार्डवर्क बढ़ा, मार्क्स बढ़े, हार्डवर्क घटा, मार्क्स भी घट जाएंगे. राइट. सेकेंड एग्जाम्पल, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बच्चे मुझसे ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं, है ना. अब बच्चे जितने ज्यादा होंगे तो राजू भैया की इनकम उतनी ज्यादा होगी, बच्चे कम होंगे, इनकम कम होगी. बोथ क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ये मैंने एक वर्ड यूज किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डायरेक्टली डिपेंड है. अगर एक इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, और अगर एक डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज होगी. अगर ए इंक्रीज तो बी इंक्रीज, अगर ए डिक्रीज तो बी डिक्रीज. दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी कार को पावर, इंजन ज्यादा पावर का दूंगा, उतनी स्पीड से वो कार एक्सीलरेट कर पाएगी, उतना रैपिडली वो एक्सीलरेट कर पाएगी. am I right? सिमिलरली और एग्जाम्पल भी है हमारे पास. अगर एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, भारी ऑब्जेक्ट होगा, उतनी ज्यादा ताकत आपको लगानी पड़ेगी उसे खिसकाने में, उस बॉडी को डिस्प्लेस करने में. राइट. अगर एक फ्रेंड आपके पास आ रहा है भागकर, आप चाहते हो आप उसे पकड़ के रोक लो, उसके एक्सीलरेशन को जीरो कर दो, तो जितना तेज भागकर वो आएगा उतनी आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी उस फ्रेंड को रोकने के लिए. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और एक डिपेंड होता है जिसे आप और मैं कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यस, यू हर्ड इट राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अब ये क्या चीज होती है बताता हूं. अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी डिक्रीज हो जाए. फॉर एग्जाम्पल देता हूं आपको. एक पर्टिकुलर वर्क को 10 लोग मिलके करते हैं तो टाइम लगेगा ना. उसी वर्क को 20 लोग मिलके करते हैं तब भी टाइम लगेगा.
लेकिन अगर उस वर्क को 10 लोग मिलके करें, 10 नंबर ऑफ पर्सन मिलके करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो जाएंगे तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एग्जाम्पल के तौर में रियल लाइफ एग्जाम्पल एक और है हमारे पास। अगर हमारे मार्क्स जितने अच्छे आएंगे उतने घर पे डांट कम पड़ेगी, और जितने मार्क्स कम आएंगे उतनी डांट ज्यादा पड़ेगी। मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, डांट डिक्रीज हो रही है, मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं तो डांट इंक्रीज हो रही है। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी डिक्रीज हो, और अगर ए डिक्रीज हो तो बी इंक्रीज हो जाए। दिस इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर भी हम ये जो बात पढ़ रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attracts another object with a force. That force is called force of gravitation. In this universe, each and every body attracts another body with a force, and this force is called force of gravitation. Yes, बिल्कुल सही। पर ये force of gravitation का magnitude हमेशा इक्विवेलेंट नहीं होता। ऑब्वियस है, अगर मैं हूं और ये मार्कर है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक फोर्स से कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं हूं और आप हैं, आप और मेरे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये क्या सेम होगी? नहीं। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं? मैंने बोला कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स ऑन विच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड्स। किन किन फैक्टर्स पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड करता है? तो मेनली दो बातों पे। यस, दो बातों पे। कौन कौन सी? पहला, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज। जिन दो बॉडीज की आप बात कर रहे हैं, उन दो बॉडीज के मासेस का प्रोडक्ट। डू यू नो द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट? आई थिंक यू नो। मल्टीप्लाई दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट पर, दैट इज m1 मल्टीप्लाई बाय m2। पॉइंट नंबर 1, जिसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड करता है। ऑलराइट। सेकंड, और भी किसी पे डिपेंड करता है? यस राजू भैया, और डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, डी स्क्वायर। क्या मतलब है? दो बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। दैट इज, अगर दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस है डी, तो उनके स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। तो देयर आर टू फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड्स। द फर्स्ट वन, मासेस का प्रोडक्ट, दोनों बॉडी के मासेस का प्रोडक्ट, और दूसरा, दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दो बातों पे, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब मैंने बोला डिपेंड करता है। अब आपके मन में ये नहीं आया कि भैया आपने बोला डिपेंड दो तरह का होता है, फर्स्ट डायरेक्टली, सेकंड इनवर्सली। तो आपने ये तो बता दिया कि डिपेंड किस पे करता है, पर ये भी तो बताओ कि हाउ, कैसे। अब कैसे तो दो ही तरह का होगा, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गॉट इट ना? अब डायरेक्टली और इनवर्सली में फर्क तो समझ आ गया, पर अब सीखेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दो बातों पे डिपेंड करती है, मासेस के प्रोडक्ट पर और डिस्टेंस के स्क्वायर पर। अब दो बातों पे कैसे डिपेंड करती है ये सीखते हैं। ये बताया किसने था? ऑब्वियस है साहब, न्यूटन ने। और जब उन्होंने हमें समझाया तो उन्होंने जो समझा के हमें समझा के बोलने की कोशिश की, वो चीज फेमस हुई किससे? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से, या फिर हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में यही लॉ चलता है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला,
मासेस के प्रोडक्ट पर, और दूसरा डिस्टेंस के स्क्वायर पर। अब आप कहेंगे आप यहां भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। कंफ्यूजन किस बात की है कि क्रॉस का साइन क्यों लगा है? इट्स नॉट अ क्रॉस, इट्स प्रोपोर्शनल। और जब आपने एक चीज देखी, मैंने मासेस को आमने सामने लिया और डी स्क्वायर को रेसिप्रोकल में लिया, इसका क्या सिग्निफिकेशन है, इसका क्या स्पेसिफाई करूंगा मैं इस बात को? इसका स्पेसिफिकेशन मेरी तरफ से आपको यह है कि मासेस के प्रोडक्ट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आमने सामने का मतलब फ्रंट टू फ्रंट, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर अगर है तो इट मींस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मतलब जितना मासेस का प्रोडक्ट ज्यादा आएगा उतना ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगी। मतलब एक बॉडी 70 kg की, एक बॉडी 50 kg की, एक केस वन। दूसरे केस में बॉडी 30 kg की, दूसरी बॉडी 40 kg की। तो केस वन में 70 इंटू 50 क्या आएगा? 3500। और दूसरे केस में 30 इंटू 40 क्या आएगा? 1200। तो केस टू की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होगी क्योंकि मासेस का प्रोडक्ट कम आया है। जितना मासेस का प्रोडक्ट ज्यादा आएगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगी, राइट? तो पहला, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली डिपेंड ऑन मासेस का प्रोडक्ट। सेकंड, ऊपर नीचे मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना डिस्टेंस का स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा आएगी उतना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होगा। एग्जांपल लेके बताता हूं। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। दोनों बॉडी के बीच में डिस्टेंस है कुछ भी, यहीं पे लिख देता हूं, एक बॉडी ए एक बॉडी बी, दोनों इतने डिस्टेंस पर है। और इधर एक बॉडी ए एक बॉडी बी। चेक करो डिस्टेंस ज्यादा कहां पर है? इस केस में। तो यहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होगा क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, जितना डिस्टेंस का स्क्वायर ज्यादा आएगा उतना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होगा, राइट? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेनली डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। व्हाट आर दे? फर्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, सेकंड, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। एंड हाउ दे डिपेंड्स? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब दो चीजें हो गई। लेट दिस एज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब आप जो जब दोनों को कंबाइन करेंगे, बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट यू विल गेट? F प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 अपॉन टी का स्क्वायर, राइट? न्यूमेटर न्यूमेटर में आ गया, डिनोमिनेटर नीचे आ गया। अब प्रोपोर्शनल, कभी आपने मैथमेटिक्स में सीखा है कि प्रोपोर्शनल का साइन कैसे सॉल्व होता है? नहीं सीखा। तो एज पर द रूल ऑफ साइंस, जब भी आप प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, डिपेंडेंसी की बात करते हैं, तो आप डिपेंडेंसी को हटाने की कोशिश करके क्या लगाते हैं? एक नया कॉन्स्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर 9th 10th 11th 12th कि व्हेनेवर, जब कभी भी आप एक प्रोपोर्शनल को रिमूव करना चाहेंगे, तो जब आप इस प्रोपोर्शनल को रिमूव कराएंगे तो बदले में एक नई फिजिकल क्वांटिटी एज ए कांस्टेंट आएगी। अब यहां पर भी ऐसे ही होगा, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। अब आप देखिए इस फॉर्मूले में नया क्या आया? ये G। व्हाट इज दिस G कॉल्ड? ये G क्या है? ये G एक कांस्टेंट है, इसे आप कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब मैथमेटिक्स के हिसाब से जिसकी वैल्यू फिक्स है, जो वेरिएट नहीं करती, फिक्स रहती है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब इसकी यूनिट ये क्यों आई? बहुत सिंपल है, आप जी को यहीं छोड़िए, एफ डी स्क्वायर ऊपर लेके जाइए, m1 m2 नीचे आ जाएगा ना, ये नीचे चले जाएंगे। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, मीटर स्क्वायर, और मास 1 मास 2 मल्टीप्लाई करके किलोग्राम स्क्वायर। सो दिस इज हाउ दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं आप इसे। और ये जो आपने बनाया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज इफ वी नो देयर masses एंड इफ वी नो द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हमें बॉडीज के बीच का डिस्टेंस पता है, दोनों बॉडीज का मास पता है, सो वी कैन फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम। सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पेपर में आएगा स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
and derive its formula. तो आप क्या करेंगे, पहले यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन लिखेंगे. क्या होता है, इन दिस यूनिवर्स each and every body attracts another body with a force which is called force of gravitation. फिर derive कैसे करेंगे, consider two bodies say A and B having masses m1 and m2 with distance d from each other, right? Point number 2. फिर आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट के नीचे, यहां पे एक्सप्लेन करेंगे इसको, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस. फिर सेकंड पॉइंट बनाएंगे आप, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. और फिर बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड यू विल डू द सेम थिंग. क्या आपकी बुक में भी ये बात हो रही है? जी हाँ, इवन आई कैन शो यू, ये आपकी बुक में बात हो रही है. अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालेंगे और आप पेज नंबर देखेंगे 132, यू विल कम टू नो कि हाँ यहां पर इस बारे में बात हुई है. सो लेट्स हैव अ लुक, एक बार देखते हैं क्या बात हुई. ये रहा, दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये देखिए पूरा डिराइव करके दिखाया गया है. ये आपको जैसे इसमें दिखाया गया, सिमिलरली मैंने भी आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है कि व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या होता है, कितनी बातों पे डिपेंड करता है और किस तरह से हम इसके फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं. ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियस है यार, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. क्यों? अगर जो फोर्स हमें अर्थ से बांध के रखती है, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. आज अगर प्लैनेट्स मोशन कर रहे हैं अराउंड द सन, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन. आज अगर सी में टाइड्स, राइजिंग एंड फॉलिंग वाटर आर कॉल्ड टाइड्स, तो वो जो टाइड्स पैदा हो रही हैं, कभी आप मुंबई गए होंगे तो आपने सुना होगा टाइड्स का लेवल हाई, रोड राइज ज़्यादा हो रहा है आज, तो बोटिंग बंद है ना. तो टाइड्स क्या है, राइजिंग एंड फॉलिंग लेवल ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड टाइड्स. और जो टाइड्स ओरिजिन होती हैं, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून. सन अर्थ के पास मोशन करती है, मून अर्थ के पास मोशन करता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दिस इज हाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. जस्ट हैव अ गो थ्रू इट. अगली क्लास में मैं और आप बात करेंगे ग्रेविटेशन between the earth and us, between earth and us. So this is how universal law of gravitation is. Hope कि आपको समझ आया होगा. Still if you are unable to understand, then my number 9811281182. Take care, see you, bye.